नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के इस ध्रुवा क्लासेज चैनल पर। दोस्तों, भाग 6 का हम लोग पढ़ चुके हैं 6 लेक्चर तक, जिसमें से जो अनुच्छेद है 225 तक हम लोग कवर कर लिए हैं और उसमें चल रहा है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अब हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट, और इसमें से जो हाई कोर्ट का जो अनुच्छेद बचा हुआ है और जिला कोर्ट यानी जिला न्यायालय का जो अनुच्छेद हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और अगर बात करें पिछले लेक्चर की, थोड़ा रिवीजन कर लें, तो 225 में हम लोग पढ़े थे 225 अनुच्छेद में कि जो हाई कोर्ट की जो अधिकारिता क्षेत्र है, यानी हाई कोर्ट में कौन-कौन सी हाई कोर्ट का क्या-क्या अधिकार है, किस चीज़ पर वो केस देख सकता है, कौन-कौन सी केस हो सकता है, क्या-क्या याचिकाएँ आप दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में। तो इस पर हम लोग देखें, अगर आप तक अभी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ प्लेलिस्ट, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 202 यहाँ पर 226 दिया है, 226 उच्च न्यायालय द्वारा कुछ रीट निकालने की शक्ति। तो रीट का मतलब आदेश ही होता है, एक प्रकार से बोले तो ये संविधान की भाषा बोले तो रीट मतलब ये क्या होता है, आदेश। ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डर दिया जाता है। तो इसमें कहा गया कि कुछ न्यायालय द्वारा रीट निकालने की शक्ति, सॉरी उच्च न्यायालय द्वारा कुछ रीट निकालने की शक्ति है। तो यहाँ पर अगर रीट की बात करें, अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर को कवर के लिए जितना मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ, जितने लेक्चर को अगर देखे होंगे, तो वहाँ पर मूल अधिकार था जो फंडामेंटल राइट था, तो उसमें अगर आपका हनन होता फंडामेंटल राइट में, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत आप न्यायालय में जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 में भी कहा गया है कि रीट जो होता है, रीट आप न्यायालय द्वारा ले सकते हैं। रीट कौन जारी करता है? ये न्यायालय जारी करता है, कोर्ट जारी करता है। और कितने प्रकार से रीट होता है? तो रीट 5 प्रकार के होता है। ये हम लोग पढ़ लिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर अनुच्छेद 32 को आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि उच्च न्यायालय कुछ रीट निकाल सकते हैं, और रीट तो निकाल सकते हैं, 5 प्रकार का जो रीट होता है वो तो निकाल ही सकता है, लेकिन कुछ और क्या-क्या अधिकार है, शक्ति क्या है? मूल अधिकार के मामले में हो गया, कोई अन्य मामला, कोई और भी मामला है जो संविधान से संविधान में नहीं दिया है, लेकिन वो एग्ज़िस्ट करता है। तो वो क्या होता है, उस मामला को, जो मामले हैं, उस मामले को भी न्यायालय देख सकता है और उसके तहत रीट निकाल सकता है। अगर बात करें तो 32 में हम लोग पढ़े हैं रीट, फिर से सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट भी रीट जारी करता है, जिसमें अनुच्छेद 139 में हम लोग पढ़े हैं। तो इसको जाकर देख लीजिएगा। तो ये 32 और 139 और 226, ये 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें ये रीट जारी किया जाता है। रीट के मामले संबंधित ये अनुच्छेद हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। 227 क्या कहता है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षक की उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की क्या शक्ति है? सभी न्यायालयों के अंतर्गत, सभी जितने भी न्यायालय हैं, उसके अंतर्गत हाई कोर्ट की क्या शक्तियाँ होंगी? देखिए, इसमें ये कहा गया है कि एक तो होता है हाई कोर्ट, ये मान लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट है, फिर से इसके नीचे हाई कोर्ट होता है, इसके नीचे हाई कोर्ट होता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर हाई कोर्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के जितने भी न्यायालय होंगे, यानी जिला न्यायालय होगा, जो अधीनस्थ न्यायालय होता है उसी को जिला न्यायालय बोला जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया कि हाई कोर्ट के कोई भी जजमेंट होगा, यानी मान लीजिए कोई हाई कोर्ट में ऐसा केस लड़ा जा रहा है और वो अपना निर्णय सुना देता है, तो वो जो निर्णय होगा, मान लीजिए उसी प्रकार मान लीजिए वो अधीनस्थ है, यानी जिला न्यायालय में भी उसी प्रकार कोई केस आता है, तो वो हाई कोर्ट का जो जजमेंट होता है, उसको अकॉर्डिंग, यानी उस निर्णय के अकॉर्डिंग, जजमेंट के अकॉर्डिंग ही वो उस तरह का न्याय इसमें दिया, जजमेंट ये अधीनस्थ न्यायालय में दिया जाता है। तो एक बार और समझिए, हाई कोर्ट में मान लीजिए कोई ऐसा केस आ रहा है और उसमें निर्णय दे दिया जाता है, जजमेंट दे दिया गया है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा केस आ रहा है जो अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय में वो आ रहा है, और वो केस पहले हाई कोर्ट के जैसे वो उस तरह का मिलता-जुलता होगा। तो वो जो पहले हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में वही निर्णय दिया जा सकता है, या कहें तो वो जो निर्णय होगा, जजमेंट होगा, वो इसके निचले अदालत पर भी लागू होता है। तो 227 में ये था, और 228 में हम लोग देखेंगे कुछ मामलों में उच्च न्यायालय को स्थानांतरण करना। स्थानांतरण का मतलब क्या है कि देखिए, यदि कोई केस अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है, ये अधीनस्थ यानी जिला न्यायालय को ये अधीनस्थ न्यायालय बोला जाता है। यदि कोई केस अधीनस्थ न्यायालय में, ठीक है, केस अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है और उस केस की सुनवाई में मान लीजिए अधिक समय लग जा रहा है, टाइमिंग अधिक लग जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट जो होता है उस केस को अपने पास बुला लेगा, कहेगा कि तुम्हारे पास टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है, तुम इस केस को सुलझा नहीं पा रहे हो, क्या करो, इस केस को मुझे दे दो। और वो रिक्वेस्ट नहीं करता, वो उस केस को उठा लेता है, तो क्या कर लेता है, हस्तांतरण कर लेता है, हाई कोर्ट उस केस को अपने पास बुला लेता है। चलिए, अब 229 कहता है कि उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। इसका मतलब क्या है, उच्च न्यायालय में जितने भी अधिकारी या सेवा यानी जो कर्मचारी होते हैं, उनकी क्या खर्च आता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये बताया गया है। तो उच्च न्यायालय में
ये कहा गया है कि हाई कोर्ट के जो मान लीजिए अन्य खर्च होगा, एक्स्ट्रा जो खर्च होगा जैसे हाई कोर्ट में कर्मचारियां या अधिकारियों की खर्च होगा, वो कहाँ से लिया जाता है? तो वो राज्य के संचित निधि, यानी राज्य के जो संचित निधि यानी कहें तो सरकार का जो खजाना होता है वहाँ से लिया जाता है। यानी किसी भी मान लीजिए न्यायालय, उच्च न्यायालय में कोई काम कराना हो, चाहे अधिकारियों की वेतन देना हो, चाहे उनकी यानी जो जितने भी कर्मचारी होंगे उच्च न्यायालय के, उनकी जो खर्च होती है या वेतन देना हो, वो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है। 230 कहता है कि उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र का मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, पर विस्तार। तो देखिए, हाई कोर्ट के अधिकारिता क्षेत्र यानी जो शक्ति, हाई कोर्ट का जो शक्ति है यानी पावर है, वो केंद्र शासित प्रदेशों पर भी, यानी केंद्र शासित प्रदेश यानी जो जो सेंट्रल टेरिटरी है उन पर भी ये लागू होता है। जो हाई कोर्ट का अधिकारिता क्षेत्र या जो शक्ति है या पावर बोले तो वो केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होगा। लेकिन यहाँ पर दिल्ली की बात करें, दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली तो एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना एक हाई कोर्ट भी है, जिसका लेकिन वो हाई कोर्ट नहीं है। जैसे कि कोई और मान लीजिए कोई केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली को छोड़कर कोई भी केंद्र शासित प्रदेश, उसका अपना हाई कोर्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसका हाई कोर्ट कहाँ पर है? उसका हाई कोर्ट कलकत्ता से कमांड किया जाता है। यानी कोई भी केस अगर मान लीजिए अंडमान निकोबार से वो कोई व्यक्ति है, वहाँ का निवासी है अंडमान निकोबार का, अब वो कोई केस लड़ना चाहता है तो वो कलकत्ता उसको आना पड़ेगा, कलकत्ता हाई कोर्ट में। तो केवल दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद का एक हाई कोर्ट है। ठीक है। अब चलिए 231 कहता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना करना। पिछले लेक्चर में भी इसको बता दिया हूँ कि दो दो राज्य हो गए या इससे भी अधिक राज्य हैं, 3 राज्य हैं, तो अगर इनको संसद क्या करती है? मिला लेती है, तो उसको एक हाई कोर्ट, उसका एक हाई कोर्ट हो सकता है या 3 का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे अगर जैसे इस समय राजधानी, अगर पंजाब की राजधानी कहें तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी कहाँ पर है? चंडीगढ़। यानी दोनों का मिलाकर एक राजधानी है चंडीगढ़। उसी प्रकार 2 राज्यों का भी या 2 से अधिक राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। और नए हाई कोर्ट की स्थापना केवल कौन करता है? संसद यानी पार्लियामेंट करती है। अगर नए कोर्ट की स्थापना करना हो तो कौन करता है? वो पार्लियामेंट करता है। ठीक है। यदि देखिए इस संसद पर यदि अगर संसद चाहती है तभी ये काम कर सकती है कि 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट करना यानी मर्ज करना 2 राज्यों का। संसद अगर चाहती है तब संसद के ऊपर ये निर्भर करता है। चलिए 232 क्या कहता है? देखिए 232 कुछ कहता नहीं है, 232 मतलब निरसित यहाँ पर लिखा गया। अगर अपने बुक में अगर देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है 232 निरसित, यानी इसको समाप्त कर दिया गया। 7वां संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अधिनियम 1956 द्वारा इसको अध्याय 6 यानी भाग 6 अधीनस्थ न्यायालय में इसे कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है इस 232 को। तो ये याद करने वाला तो चीज़ है ही नहीं, इसको छोड़ दीजिए। चलिए अब देखते हैं जिला न्यायालय। अब हम लोग पढ़ेंगे, हाई कोर्ट तो पढ़ लिए, हाई कोर्ट पढ़ें, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ें, इसके नीचे जो कोर्ट होता है हाई कोर्ट होता है। अब हाई कोर्ट के नीचे जो होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय। तो 233 में कहा है कि जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। ठीक है। तो पहले तो हम जिला न्यायालय होता क्या है, ये इसका काम क्या होता है, क्यों जिला न्यायालय की आवश्यकता पड़ी, तो ये हम लोग जानेंगे। देखिए जिला न्यायालय जो होता है यानी जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है, इसको निचली अदालत भी बोला जाता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का निचली अदालत कौन हो सकता है? हाई कोर्ट हो सकता है, जिला यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है। उसी प्रकार हाई कोर्ट का निचली अदालत कौन होता है? तो हाई कोर्ट का निचली अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही ट्रायल कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। लेकिन इस जो कोर्ट होता है इसके द्वारा फंडामेंटल राइट हैं, भाग 3 में हम लोग जो पढ़े हैं, इसकी रक्षा नहीं की जाती है। यानी इसका केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं लड़ा जाता है, जो मौलिक अधिकार का होता है। यानी फंडामेंटल राइट का ये जिम्मेदार नहीं होता है, इसमें केस नहीं लड़ा जा सकता है। तो चलिए अब जिला न्यायालय को क्या कहा जाता है? हेड या प्रमुख जो होता है, जो जिला न्यायालय के यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज होता है। देखिए हाई कोर्ट में हम लोग पढ़े हैं और सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें, जो सुप्रीम कोर्ट का मेन यानी हेड जो प्रमुख होता है उसको CJI बोला जाता है। हाई कोर्ट का जो प्रमुख होता है उसको बोला जाता है CJH। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो
मेन होता है, यानी सबसे ऊपर जो न्यायाधीश होता है, जज होता है, यानी हेड होता है, उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है, यानी डीजे बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है। तो CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और इसे डिस्ट्रिक्ट जस्टिस हो जाता है, यानी डीजे बोला जाता है। तो इसमें जो कहा गया है कि जिला न्यायालय का यानी डीजे का, ये क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर, डीजे का जो हेड होता है, जो प्रमुख होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो डीजे होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो डीजे होता है वो जिला जज उससे बोला जाता है, यानी डीजे बोला जाता है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज होता है उसे डीजे बोला जाता है, और ये मृत्यु दंड भी दे सकता है। यदि किसी दांडिक मामलों में किसी व्यक्ति को दंड देना है तो वो मृत्यु दंड भी दे सकता है, डेथ भी करार कर सकता है, ये अपने निर्णय में दे सकता है। और अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए मृत्यु दंड दे दिया गया तो वो या तो हाई कोर्ट में जा सकता है इसके खिलाफ, या तो वो राष्ट्रपति से माफ़ी की याचिका लगा सकता है। ठीक है। जब जिला जज आपराधिक मामलों पर सुनवाई करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, जब जिला जज होता है, जो डिस्ट्रिक्ट जस्टिस होता है, डीजे होता है, यदि मान लीजिए आपराधिक मामलों पर सुनवाई करता है, किसी आपराधिक मामले में जैसे मारपीट हो गया, हत्या हो गया, रेप का मामला हो गया, ऐसे आपराधिक मामले हैं, इस पर अगर सुनवाई करता है तो उसे कहा जाता है, उसी जज को कहा जाता है सत्र सत्र जज बोला जाता है। सत्र जज यानी सेशन सेशन जज, सेशन जज बोला जाता है, सत्र जज बोला जाता है। अगर वही डीजे अगर सिविल दीवानी मामलों में सुनवाई करता है, दीवानी मामले जैसे होते हैं, जैसे धन के मामले में हो गए, ज़मीन के मामले, उसमें मारपीट नहीं होता है। ठीक है, इसमें मारपीट वगैरह ऐसा कोई केस नहीं होता, केवल धन के मामले में हो गया, पैसे के लेन देन में हो गया, या ज़मीन के मामले में हो गया, तो ऐसे केस में दीवानी बोला जाता है। ठीक है, दीवानी बोला जाता है या सिविल बोला जाता है। तो ऐसे केस में अगर वो सुनवाई करता है तो इस डीजे को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है व्यवहार 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 जज या सिविल जज, या सिविल जज बोला जाता है, इसे सिविल जज बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए, हम लोग उच्च न्यायालय तो पढ़ लिए, जिला न्यायालय के सबसे ऊपर कौन होता है, उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, तो इस जिला न्यायालय को भी, इसका निचली अदालत कौन, उच्च न्यायालय का निचली यानी हाई कोर्ट का निचली अदालत कौन होता है, जिला न्यायालय होता है, जिला कोर्ट होता है, इसी को बोला जाता है। जो जिला कोर्ट होता है यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ये दो भागों में इसको बांट दिया, यानी केस की सुनवाई करने के लिए दो भागों में बांट दिया जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे दीवानी कोर्ट हो गया, पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक दीवानी कोर्ट होता है जिसे सिविल कोर्ट भी बोलते हैं। इसकी सुनवाई, जैसे कोई मामला आता है, जैसे सिविल मामले आते हैं, जैसे ज़मीन के रिलेटेड होता है, धन के रिलेटेड होता है, ऐसे केस का सुनवाई सिविल कोर्ट में किया जाता है। और आपराधिक मामला, जैसे फौजदारी या आपराधिक कोर्ट में फौजदारी मामला आता है, जैसे फौजदारी में यही ध्यान रखें, मारपीट हो गया, हत्या हो गया, रेप हो गया, ऐसे मामलों को फौजदारी मामला कहा जाता है, और इस केस को आपराधिक कोर्ट में सुना जाता है। ठीक है, आपराधिक कोर्ट में सुना जाता है। और ये दीवानी सिविल में कोर्ट में बैठने वाले जज को, यानी सुनवाई करने वाले जज को कहा जाता है सिविल में सिविल न्यायाधीश या व्यवहार न्यायाधीश, ये हम लोग पढ़े हैं अभी अभी। और ये आपराधिक मामले में सुनवाई करने वाले जज को कहा जाता है सत्र न्यायाधीश, सत्र जज। ठीक है, देखिए, दीवानी के केस में कभी भी सज़ा नहीं होती है, दीवानी के केस में कभी भी सज़ा नहीं होती है। इसमें कौन कौन सी मामला आता है, जैसे धन का मामला हो गया, ज़मीन का मामला हो गया, तो ऐसे केस में सज़ा नहीं होती है। भाई, इसमें मारपीट थोड़ी ना किए कि इसमें सज़ा होगा, इसमें केवल जुर्माना लगाया जाता है, इसमें केवल जुर्माना लगाया जाता है। वहीं आपराधिक मामलों में, फौजदारी अपराधी मामलों में, तो इसमें जुर्माना प्लस सज़ा, जुर्माना प्लस सज़ा, यानी दोनों इसमें लगाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा और इसे समझ लीजिएगा। दोस्तों, एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो दीवानी और फौजदारी न्यायालयों के जजों का जो हेड होता है, ये दीवानी हो गया और ये फौजदारी हो गया, ये न्यायालय का जो जज हेड होता है उसको डीजे बोला जाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है। ठीक है,
और ये जो जज होता है इन दोनों पर नज़र रखता है। ये क्या करता है, इसमें इसमें जो जज बैठते हैं ये केवल एक होता है, जिला का केवल एक होता है, इसे डीजे बोला जाता है। और इसमें जो जज बैठते हैं इसके अधीन होते हैं, डीजे के अधीन होते हैं। और ये जो डीजे होता है दोनों न्यायालयों पर नज़र बनाए रखता है कि ये इसमें बैठने वाले जज गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, न्याय सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये दोनों पर नज़र बनाए रखता है। अब आता है नियुक्ति की बारी, यानी भर्ती कैसे हुआ जाता है जिला कोर्ट में। देखिए, जिला जज की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है। ये डिस्ट्रिक्ट जज की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जज की भर्ती जो होता है डिस्ट्रिक्ट जज की राज्यपाल करता है हाई कोर्ट की सलाह से। ये जो राज्यपाल है हाई कोर्ट में सलाह लेता है, हाई कोर्ट मंजूरी देता है इसको। जबकि जिला जज के अतिरिक्त अन्य ये जो डीजे है इसके अन्य जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज बैठते हैं इसमें, इसकी भी नियुक्ति राज्यपाल हाई कोर्ट की सलाह से ही करता है। इसमें दो लोगों की सलाह ली जाती है, इसमें दो लोगों की, राज्यपाल दो लोगों की सलाह लेता है, एक हाई कोर्ट से और एक राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह लेता है। लेकिन डीजे की अगर नियुक्ति करनी होती है तो केवल हाई कोर्ट से सलाह लेता है, तब नियुक्ति कर देता है। इसमें सलाह लेने के लिए इन दोनों का होता है। तो इतना समझ गए। और बात करते हैं जिला जज बनने के लिए क्या क्या उम्मीदवार जो होते हैं, जो जज बनते हैं उनकी क्या क्या उम्मीदवार योग्यता होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये देखिए, 7 वर्ष 7 ईयर्स वकील का अनुभव होना चाहिए, एडवोकेट का अनुभव होना चाहिए, या 7 वर्ष भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, किसी भी राज्य में वो जज के रूप में 7 वर्ष तक जज के रूप में वो काम किए रहे होना चाहिए। यानी काम उनका होना चाहिए, वो जज रहना चाहिए, जज के रूप में काम किए का अनुभव होना चाहिए 7 वर्ष तक, वो किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र में। ठीक है। अब 234 कहता है न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। इसका मतलब क्या है, जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों से जो अलग व्यक्तियों की या अन्य न्यायाधीशों के किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, लेकिन हाई कोर्ट के सलाह लेने के बाद। फिर से समझिए, जिला न्यायाधीशों में न्यायालयों में यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजों की नियुक्ति होता है, यदि जज के अलावा अन्य व्यक्तियों की भी अगर नियुक्ति किया जाता है, अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति किया जाता है, तब राज्य के न्यायिक सेवा में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो तभी राज्यपाल गवर्नर भर्ती करता है। ठीक है। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजों के अलावा अन्य व्यक्तियों की यदि जज के रूप में भर्ती किया जाना है, तब राज्यपाल भी उसे भर्ती करता है, वो भी हाई कोर्ट के सलाह से। ये याद रखिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट तो उतना है नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अगर देखिए वीडियो आपको पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए हमसे ध्रुवा क्लास के नाम से आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।